तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इंडोनेशिया की एक ऐसी डरावनी और बहुत ही भयानक सच्ची घटना जो कि न्यूज में भी आई थी। इस मूवी का नाम है पुलाव हांतु यानी कि गोस्ट आइलैंड। ये बहुत ही खतरनाक फिल्म है, बहुत ही बढ़िया मूवी है और आपको ये मूवी देखकर काफी मजा आएगा। इस मूवी को असल में काफी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज नहीं करा गया था ड्यू टू द कंटेंट, लेकिन अब इस मूवी को फिर से री रिलीज करा गया है, जिसके चलते मैं इसका एक्सप्लेनेशन आप सभी के सामने लेकर आया हूँ। मूवी काफी बढ़िया है, देखने में आपको मजा आ जाएगा और एंड वाला ट्विस्ट भी काफी खतरनाक है। और रिसेंटली मैंने 2 फिल्मों को एक्सप्लेन किया है जिनका नाम है अफेक्शन, जो कि एक बॉडी हॉरर मूवी है, बहुत ही बढ़िया है, साथ ही साथ एक रियल इंडोनेशियन डेविल्स मार्केट मूवी को। इनकी सबने मिस कर दी है, जाकर देख लीजिए। उसका लिंक आपको नीचे पिन्ड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो जाकर जरूर चेकआउट करना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत एक मेंटल हॉस्पिटल से होती है। वहां पर एक पेशेंट खिड़की की तरफ पॉइंट कर कर ये बोल रही थी कि वो अभी नहीं मरी है, और ये देखकर एक नर्स उस पेशेंट को चुप कराती है और विंडो को बंद कर देती है। फिर हम उस नर्स को उस हॉस्पिटल की इंचार्ज से बात करते देखते हैं और वो किसी की लाश को दफन करने की बात कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि उस लाश को दफनाने के लिए उसके परिवार से कोई नहीं आएगा। फिर इसके बाद अचानक से सभी पेशेंट्स और नर्सेज जो होती हैं वो हवा में लेविटेट करने लगते हैं, यानी कि उड़ने लगते हैं, जैसे कि कोई इनविजिबल शक्ति उनको हवा में फ्लोट करवा रही हो। अचानक से सब जमीन पर गिर पड़ते हैं और अब इंचार्ज सभी नर्सेस को ये कहती है कि वो वहाँ के सभी पेशेंट्स को वहाँ से ले जाएं, और वो खुद उस पेशेंट को शांत करने लगती है जो कि पहले ये बोल रही थी कि वो अभी नहीं मरी है। अब साफ था कि उस पेशेंट को कोई दिखाई दे रहा था और इंचार्ज को तभी चेन्स की आवाज सुनाई देने लगती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तो वो उस पेशेंट को लेकर वहाँ से बाहर जाने लगती है, लेकिन तभी अचानक से वो पेशेंट डर के मारे टेबल के नीचे छुप गई थी और इंचार्ज उसको फिर से तसल्ली दे रही होती है, शांत करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर ऊपर लगा हुआ झूमर इंचार्ज के सर पर आकर गिर पड़ता है और वो उसके सर में घुस गया था, जिसके चलते वो वहीं पर खत्म हो जाती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम दारा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि कुछ ही दिनों में ग्रेजुएट होने वाली थी और वो अपने दोस्तों के साथ एक फेयरवेल ट्रिप पर भी जाना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ जो होती है वो उसे उस ट्रिप पर जाने के लिए अलाउ नहीं कर रही होती, क्योंकि असल में ग्रेजुएशन होने के बाद में दारा जो थी वो जकार्ता शहर में जॉब करने जाने वाली थी और वो अपनी माँ से मिलने के लिए बहुत ही कम आ सकती थी। तो उसकी माँ उसके साथ कुछ दिन और बिताना चाहती थी, लेकिन दारा अगली ही सुबह चुपके से अपने घर से निकल जाती है और उसको लेने के लिए उसका बॉयफ्रेंड नोआ आया हुआ था। अब दारा और नोआ अपने फ्रेंड्स लाती, पांडु और निकी के साथ नोआ की बोट में बैठकर समुद्र में घूमने निकल पड़ते हैं। वो रास्ते में बहुत फन करते हैं, मस्ती करते हैं। अब जब सभी बैठकर बातें कर रहे होते हैं तो दारा बताती है कि उसको काफी डर है कि वो ग्रेजुएशन के बाद एक दूसरे से कभी नहीं मिल पाएंगे। फिर वहां पर उस बोट का कैप्टन जमाल आता है और वो नोआ को बताता है कि उन्हें 7 मिनट में वापस निकलना होगा, लेकिन निकी को अभी वहां पर और रुकना था। तो नोआ जाकर जमाल को कहता है कि वो आधा घंटा वहां पर और रुकेंगे और फिर वो वापस चले जाएंगे। अब जमाल भी इसके लिए मान गया था। अब दारा ये देखती है कि उसकी माँ को उसके बाहर निकलने के बारे में पता चल गया था और उनकी कई सारी मिस्ड कॉल्स आ रखी थी और इसी वजह से दारा को काफी बुरा लग रहा होता है। तो लाती दारा से पूछती है कि क्या हुआ, तो दारा बताती है कि वो अपनी माँ को यहाँ पर बिना बताए आई है। अब हम ये देखते हैं कि बोट के आसपास कहीं कुछ भी नहीं था, लेकिन अचानक से बोट के चारों तरफ बहुत सारी फॉग अपीयर हो जाती है, यानी कि वहां पर बहुत सारी धुंध छा गई थी। और जमाल और नोआ ये देखते हैं कि उनके ठीक सामने एक आइलैंड था, लेकिन इससे पहले जमाल बोट को मोड़ पाता, वो बोट उस आइलैंड के किनारे पर उतर जाती है और क्योंकि बोट काफी तेजी से वहां पर जा रही थी तो बोट किनारे से काफी ज्यादा ऊपर उठ गई थी। अब जमाल बाकी सबको आकर बताता है कि वो खुद बोट को समुद्र में नहीं उतार सकता, तो उन्हें टाइड यानी कि लहरों के आने का इंतजार करना होगा, जिसके अंदर 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। लेकिन निकी जमाल पर गुस्सा करने लगती है क्योंकि निकी ने एक होटल के अंदर रिजर्वेशन कर रखी थी और वो होटल बहुत ही महंगा था और अगर वो लेट हो जाएंगे तो रिजर्वेशन कैंसिल हो जाएगी और रिफंड भी नहीं मिलेगा। अब निकी को जमाल के ऊपर चिल्लाते हुए देखकर नोआ और दारा निकी को चुप करने के लिए कहते हैं। फिर वो सभी अपने फोन में सिग्नल्स चेक करने लगते हैं, लेकिन किसी की भी फोन में सिग्नल नहीं आ रहा था। तो वो सभी बोट से नीचे उतर जाते हैं और सिग्नल को चेक करते हैं, लेकिन तभी वहां पर उनको एक और बोट दिखाई देती है। अब पहले तो उनको ऐसा लगता है कि शायद वो बोट भी उनकी तरह ही किसी फंसे हुए व्यक्ति की होगी, लेकिन वो देखते हैं कि बोट एक सप्लाई बोट होती है, यानी कि वहां आसपास कोई तो था जिसके लिए वो सप्लाई बोट वहां पर आई थी। अब वहीं पास में दारा को एक लेडी का शू मिलता है जिस पर खून लगा हुआ था और वहीं पास में एक और बोट भी थी जिस पर SOS लिखा था, यानी कि हेल्प का मैसेज। और इस बात से साफ था कि वहां पर जो कोई भी था वो मदद मांग रहा था, क्योंकि असल में वो
वो भी उस आइलैंड पर फंस गया होगा। तभी अचानक से उन्हें किसी बच्ची की आवाज सुनाई देती है जो कि उस आइलैंड के जंगल में से आ रही थी और वो बच्ची अपनी माँ को आवाज लगा रही होती है। उस बच्ची की आवाज सुनकर नोआ उसकी हेल्प करने के लिए जाने लगता है, लेकिन निकी उसे वहां जाने से रोक रही थी। लेकिन नोआ को उस बच्ची की हेल्प करनी ही थी, जैसे कि उसके सर पर कोई भूत सवार हो गया हो। और तभी दारा भी नोआ के साथ साथ उस बच्ची को ढूंढने के लिए जंगल में चली जाती है। लेकिन जब ये दोनों जंगल में जा रहे थे तब उनका पैर एक लाश के हाथ पर पड़ता है, लेकिन उनको वो लाश नहीं दिखती क्योंकि वो रेत के अंदर दबी हुई थी। खैर अब इसके बाद हमें कुछ साल पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर हम माला नाम की एक बच्ची के बचपन के फ्लैशबैक को देखते हैं, जिसके अंदर हमको ये बताया जाता है कि माला एक बहुत ही प्यारी और इनोसेंट सी बच्ची थी और उससे भी वही सेम गलतियां हुआ करती जो कि अक्सर उसकी उम्र के बच्चे करते थे, जैसे कि यहाँ पर ठीक से खाना ना खाना, ग्लास तोड़ देना या फिर छोटी मोटी चीजें नीचे गिरा देना। लेकिन माला के चेहरे के ऊपर जो कुछ भी चोटों के निशान थे उससे साफ था कि उसको फिजिकली असॉल्ट किया जा रहा था। और हमको पता लगता है कि माला का पिता उसको छोटी छोटी बात पर बहुत पीटता था, जैसे कि अभी माला से एक ग्लास नीचे गिरकर टूट गया था और उसके पिता उसे घसीट कर एक रूम में ले जाते हैं और वहां पर वो उसको बंद कर देते हैं। वो जो ग्लास टूटा हुआ था उसका एक पीस माला के पैर में भी घुस गया था, लेकिन उसके पिता को उस पर जरा सा भी तरस नहीं आता। और माला की माँ भी ऐसी ही थी, वो भी अपने हस्बैंड को रोकने के लिए कुछ नहीं करती थी। जब आप बच्चों को संभाल नहीं सकते, उनका ध्यान नहीं रख सकते या फिर उनकी शरारत को झेल नहीं सकते तो आपको बच्चे पैदा भी नहीं करने चाहिए। एनीवेज इसके बाद प्रेजेंट टाइम में फिर से फिल्म आती है और दारा और नोआ को एक सेल फोन मिलता है जिसके अंदर अभी भी बैटरी बची हुई थी और वो काम कर रहा था। और ये जो फोन है ना वो असल में उसी लाश का है जिसके ऊपर नोआ और दारा ने पैर रख दिया था। और क्योंकि वो फोन अभी काम कर रहा था इसका मतलब ये था कि शायद वो व्यक्ति जिसकी लाश वहां पर थी वो शायद से कुछ दिन पहले ही वहां पर आया होगा, मे बी उस सप्लाई वाली बोट के अंदर। हो सकता है कि वो भी वहां पर भटक गया होगा, शायद से वो भी सप्लाईज कहीं और के लिए लेकर जा रहा था लेकिन वो भी यहीं पर पहुंच गया और फंस गया। लेकिन वो यहाँ पर खत्म कैसे हुआ था इसके बारे में हमको कुछ भी बताया नहीं जाता। एनीवेज अब दारा फिर नोआ से पूछती है कि वो बिना कुछ सोचे समझे उस आवाज को सुनकर जंगल में क्यों आ गया। तो नोआ बताता है कि वो ऐसा ही है और अगर किसी को भी हेल्प चाहिए होती है तो वो उसकी हेल्प करेगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। खैर वो दोनों आगे बढ़ते रहते हैं और उन्हें बस उस बच्ची की आवाज सुनाई दे रही थी। उस आवाज का पीछा करते करते वो दोनों एक पार्क से गुजरते हैं जहाँ पर झूले लगे हुए थे और नोआ और दारा के वहां से जाने के बाद में एक झूला अपने आप हिलने लगता है, यानी कि यहाँ पर कोई ना कोई शैतानी शक्ति तो थी। अब थोड़ा आगे जाकर उन दोनों को किसी के भागने की आवाज आती है जो कि उनके आसपास भाग रहा था। फिर नोआ और दारा अलग अलग हो जाते हैं और उस बच्ची को ढूंढने लगते हैं, लेकिन दारा को एक पेड़ के पास किसी की लाश मिलती है जो कि सड़ गई थी और उस लाश को देखकर दारा बहुत चिल्लाती है। अब उसके चिल्लाने की आवाज बोट के पास बैठी निक्की, लाथी और पांडु भी सुन लेते हैं। अब ये तीनों ही काफी घबरा जाते हैं तो पांडु, लाथी और निक्की को वहीं रुकने के लिए कहकर खुद जंगल के अंदर नोआ और दारा की मदद करने निकल पड़ता है। उधर ये दोनों वापस बोट की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन नोआ और दारा जितनी बार भी बोट की तरफ जाने की कोशिश करते वो वापस उसी लाश के पास आ रहे थे और ऐसा बार बार हो रहा था जैसे कि वो किसी लूप में फंस गए हों। खैर अब वो दोनों वहां पर और भी लोगों की लाशों को देखते हैं और उनकी लाशों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कुछ महीने पुरानी थी, यानी कि यहाँ पर जो कोई आया करता वहीं पर फंस कर खत्म हो जाता था, यानी कि यहाँ से कभी कोई लौटता ही नहीं था। खैर फिर ये दोनों बोट की तरफ जाने लगते हैं और दारा गौर करती है कि ऊपर से उसके फेस पर कुछ गिर रहा था। फिर उधर हम जमाल को देखते हैं जो कि बोट के रेडियो पर हेल्प मांग रहा होता है और वो रेडियो के ऊपर एक शॉकिंग सी बात बताता है कि फॉग यानी कि धुंध के आने से पहले वो आइलैंड जो था वो जीपीएस पर डिटेक्ट हो ही नहीं रहा था। और वो बात लाती सुन रही होती है और उसको ये बात काफी अजीब लगती है, यानी कि जो आइलैंड पहले जीपीएस पर नहीं था वो अचानक से सामने कैसे आ गया। फिर उधर हम पांडु को देखते हैं जो कि नोआ और दारा को ढूंढ रहा होता है और उसे भी उसी बच्ची की आवाज सुनाई दे रही थी। और फाइनली पांडु जो होता है वो नोआ और दारा को ढूंढ लेता है। वो दोनों पांडु को सारी बात बताते हैं कि वो उस जंगल से बाहर नहीं निकल पा रहे और वहां पर ढेर सारी लाशें भी हैं। वो दोनों पांडु को दिखाते हैं कि पेड़ पर भी ढेर सारी लाशें लटकी हुई थी और उनको किसी ने ऊपर लटकाया था और वो जो लाशें थी वो कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक पुरानी थी और उनमें से एक लाश का खून दारा के फेस पर गिर रहा था। अब पांडु जो होता है किसी नॉर्मल इंसान की तरह कहता है कि शायद ये सब किसी जानवर काम होगा, लेकिन दारा कहती है कि कौन सा जानवर इतना समझदार होता है कि लोगों को मारकर पेड़ों पर टांग देता है। और अगर कोई जानवर किसी लाश के साथ इतना ऊपर चढ़ भी जाएगा, जैसे कि बाघ वगैरह चढ़ जाते हैं, लेकिन वो उस लाश को खा लेंगे, ऐसे लटकाएंगे नहीं। खैर अब इसके बाद वो तीनों बोट की तरफ जाने लगते हैं और उनको रास्ते में एक कंकाल मिलता है और वो कंकाल सालों पुराना था, यानी कि वहां पर जो कोई भी चीज थी वो सालों से उस आइलैंड पर फंसने वाले लोगों का शिकार कर रही है और उस आइलैंड पर लोग फंसते ही रहते थे। अब पांडु एक पेड़ के साथ कपड़ा बांध देता है और फिर वो तीनों
तीनों आगे फिर से बोट की तरफ बढ़ने लगते हैं ताकि वो खो ना जाएं। लेकिन चलते चलते अचानक से पांडु गायब हो गया था। लेकिन हम ये देखते हैं कि पांडु जो था वो नोआ और दारा के पास ही खड़ा हुआ था, लेकिन वो एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि किसी इनविजिबल शक्ति ने सामने कोई बहुत ही खतरनाक इनविजिबल वॉल लगा दी हो। और पांडु अब दूसरी तरफ निकल पड़ता है और नोआ और दारा बोट की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो फिर से वहीं पर आ गए थे जहाँ पर पांडु ने उस पेड़ के साथ वो कपड़ा बांधा था। अब दारा बहुत पैनिक करने लगती है और उसको डाउट होने लगा था कि वो बच्ची भी असली थी या फिर नहीं, या फिर हो सकता है कि वो उस बच्ची का भूत होगा। और तभी दारा को वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई देता है जिस पर किनारे की तरफ जाने की एक डायरेक्शन थी और दूसरी तरफ हॉस्पिटल जाने की। अब दूसरी ओर पांडु को भी उस बच्ची की आवाज सुनाई दे रही थी और उसे उस बच्ची के भागने की आवाज भी आ रही होती है। तभी जमाल एक फ्लेयर गन से आसमान में शूट करता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। तभी जमाल को बोट के पीछे से कुछ आवाज सुनाई देती है, तो वो बोट के पीछे जाकर चेक करता है और देखता है कि बोट के प्रोपेलर में चेन फंसी हुई थी और वो उस चेन को खींचकर निकालने लगता है। लाती और निकी वहीं पर खड़ी होती हैं और वो जमाल को प्रोपेलर में से चेन निकालते हुए देख रही थी। लेकिन अचानक से बोट खुद पे को शुरू हो जाती है, जिस वजह से चेन के साथ साथ जमाल भी खिंच जाता है और प्रोपेलर में आने की वजह से जमाल के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। यानी कि इस आइलैंड ने अपना पहला शिकार चुन लिया था। अब ये सब देखकर निकी और लाती बहुत डर जाते हैं, साथ ही साथ उन दोनों की रूह कांप जाती है क्योंकि वो दोनों बोट के ऊपर किसी को देख लेते हैं, यानी कि किसी ने ऐसा किया था, इंजन को स्टार्ट किया था। खैर दारा और नोआ बोट के पास तो नहीं जा पा रहे थे, तो वो दोनों दूसरी डायरेक्शन में चलने लगते हैं, जैसे कि कोई शक्ति चाहती थी कि ये दोनों हॉस्पिटल की तरफ आएं। और ऐसे ही वो दोनों एक पुराने मेंटल हॉस्पिटल में पहुंच गए थे और उस हॉस्पिटल के बाहर एक लाउड स्पीकर लगा था और हम किसी के पर्सपेक्टिव से नोआ और दारा को देखते हैं, यानी कि कोई तो शक्ति थी जो कि इन सबको देख रही थी। खैर अब हम पांडु को देखते हैं जिसे उस बच्ची की आवाज फिर से सुनाई दे रही होती है और तभी वो उस बच्ची को एक पेड़ के पास देखता है जहां पर वो बच्ची बैठकर रो रही थी। लेकिन जैसे ही वो उस बच्ची के पास जाता है तो एक चेन अपने आप आकर पांडु के पैर में बंध जाती है और पांडु जो होता है वो उल्टा लटक जाता है। अब पांडु किसी तरह खुद को आजाद करता है और वो अपने सामने उस बच्ची को देखता है, लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हो जाता है कि वो कोई बच्ची नहीं थी बल्कि एक लेडी का भूत था जो कि उसकी तरफ क्रीपी वे में बिल्कुल जानवर जैसे क्रॉल करते हुए आने लगती है और पांडु उसे बचकर भागने लगता है। तभी मेंटल हॉस्पिटल के अंदर नोआ और दारा को उस हॉस्पिटल की इंचार्ज का कंकाल मिलता है जिसके सर पर वो झूमर गिरा था, यानी कि वो बहुत साल पहले की बात थी और यही सीन हमको शुरुआत में दिखाया गया। वहां पर रखे कैलेंडर को देखने के बाद नोआ और दारा को पता चलता है कि वो हॉस्पिटल 2013 से खाली है, यानी कि पिछले 10 सालों से। और उन दोनों को वहां पर वॉल पर एक पिक्चर मिली थी जिसमें बहुत सारे मेंटल पेशेंट के साथ साथ उस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और नर्सेज भी थी, यानी कि जो हमको शुरुआत में हादसा दिखाया गया था वो पक्का 2013 का होगा और फिलहाल मूवी 2023 की या 24 के आसपास की चल रही है। खैर उस पिक्चर को देखने के बाद नोआ दारा को बताता है कि नोआ को उसके पिता ने ये बताया था कि इंडोनेशिया के अंदर ऐसे ढेर सारे आइलैंड हैं जो कि आज भी अनरजिस्टर्ड हैं और कई आइलैंड्स को तो अभी तक एक्सप्लोर भी नहीं करा गया है और ऐसे आइलैंड्स पर अनरजिस्टर्ड मेंटल इंस्टीट्यूट्स को खोला गया था जहां पर असल में अमीर लोग अपने मेंटली अनस्टेबल बच्चों को या फिर रिश्तेदारों को भेजा करते थे और वो ऐसे अनरजिस्टर्ड मेंटल इंस्टीट्यूट्स में इसलिए अपने बच्चों और रिलेटिव्स को भेजते थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी को भी उनके बच्चों और रिलेटिव्स की मेंटल इंस्टेबिलिटी के बारे में पता चले। और नोआ के हिसाब से ये वाला मेंटल इंस्टीट्यूट भी उन्हीं अनरजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट्स में से एक होगा। अब दारा को वहां पर उस हॉस्पिटल का नक्शा मिलता है और वो नोआ को एक आइडिया देती है कि वो आर्काइव रूम के अंदर जाएंगे और उस लाउड स्पीकर की हेल्प से पांडु को उस हॉस्पिटल तक बुलाकर लाएंगे और उससे पहले उन्हें जनरेटर रूम के अंदर जाकर जनरेटर को शुरू करना था क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, इसलिए दारा उस मैप की फोटो अपने फोन में खींच लेती है। अब ये दोनों ही जनरेटर रूम के अंदर जाने लगते हैं और उस लेडी का भूत भी उनको लगातार फॉलो कर रहा था और उसकी रिफ्लेक्शन हम शीशे में साफ देख पाते हैं। खैर तभी हम लाथी और निकी को देखते हैं जो कि डर के मारे जंगल के अंदर आ गई थी और उनको पांडु की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन वो श्योर नहीं होती कि वो पांडु है या फिर नहीं, तो वो दोनों अपने फोन की लाइट बंद कर कर वहीं पर बैठ जाती हैं कि तभी उन दोनों को चेन्स की आवाज आ रही थी। उधर नोआ और दारा को आर्काइव रूम मिल जाता है और वो जनरेटर रूम की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में उनको एक रूम दिखता है जिसके अंदर वो किसी को देखते हैं जो कि अपने बिस्तर पर लेट गया था और जब वो दोनों उस रूम के अंदर जाते हैं तो हम उन दोनों के पीछे उसी लेडी के भूत को देखते हैं। खैर जब नोआ और दारा उस बेड के पास जाते हैं तो उस बेड पर बस एक पिलो था जिसको देखकर वो शॉक्ड हो गए थे, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उन्होंने क्या देखा। अब जब वो दोनों उस रूम को चेक करते हैं तो वहां पर हर तरफ वॉल पर ढेर सारी ड्राइंग बनी हुई थी। खैर अब इसके बाद हम माला का एक और फ्लैशबैक देखते हैं। सो एक दिन माला अपने पिता के ऑफिस में वॉल्स के ऊपर ड्राइंग्स को काटकर चिपका रही थी कि तभी वहां पर माला का पिता आ जाता है जो कि उसको पकड़कर अपने ऑफिस से बाहर ले गया था और वो माला को बहुत पीटता
है। लेकिन माला खुद पर हुए अब्यूज और टॉर्चर से इतनी मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी कि वो अपने पिता की गर्दन में उसी कैंची की मदद से स्टैब कर देती है जिससे कि वो ड्राइंग को काट रही थी। खैर अब अपने हस्बैंड के चिल्लाने की आवाज सुनकर माला की मां नीचे आती है और वो अपने हस्बैंड को देखती है जो कि खून से लथपथ फ्लोर पर पड़ा था और वो माला की मां के सामने ही खत्म हो जाता है। अब माला वहां पर खड़ी ये सब देखती रह जाती है और उसको पता भी नहीं था कि उसने क्या कर दिया। अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है और हम नोआ और दारा को जनरेटर रूम के अंदर देखते हैं। वो दोनों नोटिस करते हैं कि जनरेटर खाली था लेकिन वहां पर रखे हुए फ्यूल टैंकर्स फुल हो रखे थे। तो वो जनरेटर के अंदर फ्यूल भरते हैं और जनरेटर को स्टार्ट करते हैं। अब पहले तो जनरेटर स्टार्ट नहीं होता लेकिन दोबारा कोशिश करने के बाद में वो चालू हो गया था और तभी वहां पर लगे हुए लाउड स्पीकर के अंदर म्यूजिक बजने लगता है और उसकी आवाज पांडु, लाथी और निकी को भी सुनाई दे रही थी। अब लाथी और निकी के सामने पांडु भागता हुआ आ रहा होता है लेकिन निकी लाथी से ये कहती है कि उन्हें पहले श्योर होना होगा कि वो पांडु ही है और तभी उस लेडी का भूत आकर पांडु के पीछे खड़ा हो जाता है। लेकिन निकी कहती है कि उनको नहीं पता कि वो लेडी कौन है और वो ये भी कहती है कि पांडु बचकर उस म्यूजिक को फॉलो करते हुए उनके पास पहुंच ही जाएगा क्योंकि वो बहुत तेज भागता है। लेकिन इसके लिए उन दोनों को पहले उस म्यूजिक का पीछा करना होगा और शायद उनको वहां पर हेल्प मिल जाएगी तो वो पांडु को बचा सकते हैं। और लाती निकी की बात मान जाती है और अब वो दोनों ही उस म्यूजिक को फॉलो करने लगती हैं। अब पांडु जब पीछे मुड़ता है तो वो अपने सामने उस लेडी के भूत को देखता है। मतलब ये दोनों चाहती तो उसको बचा सकती थी लेकिन डर के मारे भाग गई। अब वो वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन वो लेडी पांडु को पीछे से पकड़ लेती है और खींचकर दूर एक पेड़ से मारती है जिसकी वजह से उस पेड़ की शार्प ब्रांचेस जो थी यानी कि डंडियां थी वो यहाँ पर पांडु की छाती के आर पार हो गई थी और पांडु वहीं पर खत्म हो जाता है। यानी कि इस आइलैंड के गोस्ट ने अपना दूसरा शिकार चुन लिया था। अब उधर नोआ और दारा आर्काइव रूम में जाते हैं और वो ये देखते हैं कि वहाँ के सीसीटीवी कैमरा अभी भी काम कर रहे थे। I mean, कौन सी कंपनी के दवाई ये जरूर बता देना। एनीवे सीसीटीवी के अंदर वो ये देखते हैं कि हॉस्पिटल के मेन डोर पर लाती और निकी आ रखी थी। वो दोनों अब जल्दी से जाकर दरवाजा खोलते हैं और निकी और लाती को हॉस्पिटल के अंदर लेकर आते हैं। अब जब नोआ और दारा निकी और लाती से पांडु के बारे में पूछताछ करते हैं तो निकी कहती है कि उस लेडी ने पांडु को खत्म कर दिया होगा और ये बात सुनकर लाती बहुत गुस्सा हो जाती है और निकी को एक जोरदार थप्पड़ मारती है क्योंकि निकी ने ही कहा था कि पांडु को कुछ नहीं होगा। यानी कि वो घबरा गई थी और उसी के चलते उसको वहां पर छोड़कर आ गई। तभी नोआ और दारा लाती को शांत करते हैं लेकिन निकी अब नोआ पर सारा इल्जाम डालने लगती है कि वो सब असल में नोआ की वजह से हुआ है क्योंकि अगर नोआ उस बच्ची की आवाज सुनकर उसकी हेल्प करने नहीं जाता तो ना तो पांडु खत्म होता और ना ही वो लोग जंगल में फंसते ना ही इस हॉस्पिटल के अंदर आते। और नोआ भी इन सब के लिए खुद को ही जिम्मेदार मान रहा था कि तभी लाती उन सबको वहां पर लगी हुई पिक्चर पर पॉइंट करके कहती है कि जिस लेडी को उन्होंने बोट पर देखा था जिसकी वजह से जमाल खत्म हुआ था और जिस लेडी ने पांडु को खत्म किया वो उस पिक्चर के अंदर मौजूद थी। अब अचानक से उन्हें बाहर से कुछ आवाज आती है और जब नोआ दरवाजा खोलता है तो पांडु की लाश अंदर आकर गिर पड़ती है। उसको देखकर लाती और भी ज्यादा रोने लगी थी। फिर वो किसी तरह से लाती को शांत करते हैं और पांडु की लाश को कवर कर देते हैं। फिर वो उस जगह के सीसीटीवी कैमरा की आखिरी रिकॉर्डिंग चेक करते हैं जो कि उसी दिन की थी जब उस लेडी के भूत ने सबको खत्म किया था। यानी कि इंचार्ज के सर पर वो झूमर भी फेंका। अब इन सब लोगों ने उस लेडी के भूत को सीसीटीवी फुटेज के अंदर देख लिया था कि वहाँ क्या हुआ था और उनको समझ में आ गया था कि वो फोटो वाली लेडी कोई इंसान तो नहीं थी। खैर फिर आर्काइव रूम के अंदर वो सभी उस फोटो वाली लेडी की हिस्ट्री निकालते हैं और उन्हें वहां पर उस लेडी की फाइल मिलती है। उनको पता चलता है कि इस लेडी का नाम ही माला था। जी हाँ, वो 13 साल की उम्र में वहां पर आई थी। अब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं कि जब माला ने अपने पिता के गर्दन में कैंची को स्टैब किया था तो उसके बाद उनकी मौत हो गई थी और माला की माँ इसके बाद उसे वहां पर लेकर आई। फिर नोआ को एक माला की फाइल के साथ कुछ न्यूज़पेपर कटिंग और टेप मिली थी। हो सकता है कि पक्का माला भी काफी अमीर लोगों की औलाद होगी जिसके चलते उनको उसकी उतनी फिक्र नहीं थी। अब टेप पर लिखा था माला काउंसलिंग और उस न्यूज़पेपर कटिंग में माला के पिता के खून की बात लिखी गई थी कि कैसे उनकी बेटी पगला गई और अपने पिता का ही कत्ल कर दिया, जबकि हम जानते हैं कि क्या हुआ था। खैर बाद में अब वो उन टेप्स को प्ले करते हैं और पहली टेप के अंदर उस हॉस्पिटल की इंचार्ज माला से पूछ रही थी कि उसने वो सब क्यों किया, यानी कि अपने पिता को क्यों खत्म किया, लेकिन वो उनको कुछ नहीं बोलती और उल्टा पूछने लगती है कि उसकी माँ उसको कब लेने आएंगी। फिर इसके बाद हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं कि बहुत समय बीत गया था लेकिन ना माला की माँ उससे कभी मिलने आती थी और ना कभी उसे घर लेकर जाने वाली थी। और ऐसे ही बहुत साल बीत जाते हैं और माला अभी भी अपनी माँ का ही इंतजार कर रही थी। और जब वो अपने साथ वाले पेशेंट्स के माता पिता को देखा करती थी तो उसको काफी जेलस फील हुआ करता और काफी गुस्सा भी आया करता और इसकी वजह से वो मेंटल इनस्टेबल हो गई थी और बहुत ही ज्यादा बिगड़ गई। इनफैक्ट उसने अपनी एक साथी पेशेंट के ऊपर हमला भी कर दिया था। फिर दूसरा टेप प्ले करने पर दिखाया जाता है कि इंचार्ज ये पूछ रही होती है कि माला ने उस पेशेंट के ऊपर हमला क्यों किया, तो माला कहती है कि उस
उसकी माँ उससे मिलने क्यों नहीं आती और वो कब घर जाएगी। तो इंचार्ज साफ कह देती है कि उसकी माँ उसको कभी लेने नहीं आने वाली। लेकिन माला कहती है कि उसके पास एक तरीका है, अगर वो खत्म हो जाती है तो उसकी माँ उसको दफन करने जरूर आएगी। अब ये बात सुनकर इंचार्ज ऑर्डर देती है कि माला को चेन करके रखा जाए ताकि वो खुद को भी हर्ट ना करे और किसी और को भी नहीं। लेकिन माला ने इंचार्ज को साफ बोला था कि अगर वो कभी मरी तो बस माला की माँ ही उसको दफन करेगी। फिर एक रात जब नर्सेस माला को चेन से बांध कर गई थी तो माला खुद के ही हाथ की चेन का लॉक तोड़ देती है और फिर अपने हाथ की चेन से खुद का ही गला घोट कर खुद को खत्म कर लेती है। अब वो फुटेज देखकर वो सभी बहुत दुखी हो जाते हैं, खासकर दारा, और वो बताती है कि माला की माँ ईविल थी और वो माला को कभी वापस लेने आने ही नहीं वाली थी और माला ने इसी उम्मीद में अपनी जान दे दी कि उसकी माँ उसके फ्यूनरल में तो जरूर आएंगी। और मूवी की शुरुआत में इंचार्ज माला की ही बॉडी को दफन करने की बात कर रहे थे और पेशेंट वहाँ पर साफ साफ बोल रही थी कि वो अभी मरी नहीं है, यानी कि पक्का वो उसकी स्पिरिट को देख रही होगी। और इसकी वजह से ही माला की स्पिरिट बहुत ही ज्यादा बदले वाली और वेंजफुल बन गई थी, क्योंकि उसकी आखिरी इच्छा यही थी कि उसकी माँ के अलावा उसे कोई भी दफन नहीं करेगा। यानी कि इंचार्ज और नर्सिस ने जैसे ही उसकी बॉडी को दफन करने की कोशिश करी होगी, उसकी स्पिरिट ने सबको खत्म कर दिया। अब बात रही उस बोट की जिसके ऊपर बहुत सारी सप्लाईज थी, तो हो सकता है कि जो रेत के अंदर दफन बॉडी थी वो भी पक्का उसी की हो सकती है। मतलब सिंपल सी बात समझो, इस आइलैंड के ऊपर जितनी भी लाशें थी उन सबको खत्म किया था माला ने। खैर अब दारा ये बोलने लगती है कि अगर उन्हें वहां से जिंदा जाना है तो उनको माला की लाश को दफन करना होगा और इसलिए नोआ और दारा मॉर्चुरी में माला की लाश को ढूंढने निकल पड़ते हैं। बात रही निकी और लाती की, तो वो जनरेटर रूम के अंदर से शवल लेने चले गए थे। अब नोआ और दारा को माला की लाश मिल जाती है और लाती जनरेटर रूम के अंदर शवल ढूंढ रही थी और निकी बाहर पहरा दे रही थी। अब तभी दारा और नोआ माला की लाश के साथ वहां आते हैं और वो निकी को शवल लेकर जल्दी से जल्दी बाहर आने के लिए कहते हैं। अब लाती को अंदर शवल नहीं मिल रहा था तो निकी खुद अंदर जाकर शवल ढूंढती है और शवल उठाकर रूम से बाहर आ जाती है। लेकिन तभी रूम के दरवाजे अपने आप बंद हो गए थे और लाती रूम के अंदर ही ट्रैप हो जाती है। वहां पर माला की स्पिरिट आ गई थी और वो लाती के फोरहेड में गार्डनिंग सीजर घुसाकर लाती को दरवाजे में ही पिन कर देती है, जो कि बहुत ही खतरनाक था। यानी कि तीसरा सैक्रिफाइस इस आइलैंड को मिल गया था। अब लाती की ऐसी हालत देखकर निकी बहुत डर जाती है और वो वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन माला की स्पिरिट वहां पर भी आ गई थी। वो निकी को खींचकर अपने साथ ले जाती है और उसको एक रूम के अंदर ही बंद कर देती है। फिर जब बहुत वक्त तक निकी और लाती बाहर नहीं आते तो नोआ और दारा अंदर आते हैं और वो दोनों ही लाती की लाश को देखकर बहुत टूट गए थे। लेकिन वो एक दूसरे को संभालते हैं और जल्दी से शवल उठाकर बाहर निकल जाते हैं और माला की लाश को दफन करने लगते हैं। उधर अंदर निकी उठकर बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सभी दरवाजे लॉक्ड हो रखे थे और तभी वहां पर माला की स्पिरिट आती है। तो निकी जल्दी से वहां पर रखे हुए सिलेंडर्स के वाल्व्स को खोल देती है, जिस वजह से वहां पर गैस बढ़ने लगी थी। अब यहाँ पर निकी अपना लाइटर निकालकर इस पूरे हॉस्पिटल को ही उड़ाने वाली होती है, लेकिन तभी माला की स्पिरिट जो होती है वो अपनी चेन्स की मदद से निकी को रोक लेती है और वो चेन्स को माला के फेस के अराउंड लपेट देती है और निकी का जबड़ा अलग कर देती है। यानी कि इस आइलैंड ने चौथा शिकार चुन लिया था। अब बाहर जैसे ही नोआ और दारा माला की बॉडी को दफन करते हैं तो हॉस्पिटल के दरवाजे और खिड़कियां खुद पे खुद खुल गई थी और उन दोनों को ऐसा लगता है कि शायद सब ठीक हो गया। लेकिन तभी माला नोआ को खींचकर अंदर ले जाती है और सभी दरवाजे और विंडो लॉक कर देती है। अब तभी दारा खिड़की से ये देखती है कि माला की स्पिरिट ने निकी को तो खत्म कर दिया था, तो वो उसकी स्पिरिट को समझाने लगती है कि उसे पता है कि माला को अपनी माँ के बिना कैसा फील होता है। सेम वैसी ही फीलिंग दारा को भी होती है, क्योंकि वो अपनी माँ से मिलना चाहती है जो कि उसका घर पर इंतजार कर रही है। अब यहाँ पर माला की स्पिरिट का गुस्सा कुछ पल के लिए शांत हो गया था और इसी का फायदा उठाकर नोआ चालाकी दिखाता है और निकी का लाइटर उठाकर आग जला देता है, जिस वजह से वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था और दारा दूर जाकर गिर पड़ती है। और वियर्ड बात ये थी कि इन लोगों ने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि स्पिरिट जो है वो यहाँ पर इस ब्लास्ट से खत्म हो सकती है। एनीवेज फिर हम ये देखते हैं कि जमाल ने जो रेडियो पर मैसेज भेजा था वो एक फिशरमैन ने सुन लिया था और वो दारा और उसके माता पिता के दोस्तों के साथ में उस आइलैंड के ऊपर पहुंच गई थी, क्योंकि वहां पर ढेर सारी लाशें थी तो पुलिस को भी वहां पर आना पड़ता है। पुलिस ऑफिसर अपने साथियों से बात कर रहा था कि वो आइलैंड 10 साल पहले अचानक से गायब हो गया था, यानी कि इससे पहले वो आइलैंड जीपीएस पर ट्रैक होता था और वहां पर ये मेंटल हॉस्पिटल जो था वहां पर पेशेंट भी आया करते, वहां पर लोग सप्लाईज भी देकर जाया करते थे, यानी कि पहले वो हॉन्टेड नहीं था। लेकिन जब माला वहां पर खत्म हुई, उसकी स्पिरिट ने वहां पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद से ही ये उसका पर्सनल घर हो गया। वो जब मर्जी चाहती थी अपने शिकार को यहाँ पर बुला लिया करती थी और जब मर्जी चाहती आइलैंड वहां पर अचानक से आ जाया करता था। बेसिकली अलग ही दुनिया के अंदर वो पोर्टल बन गया था एक तरह का। और वहां पर जो लाशें हैं वो भी उन लोगों की है जो कि वहां से बचकर कभी निकल नहीं पाए, यानी कि लाशें वहां पर 13 साल पुरानी से लेकर रिसेंट कुछ दिनों तक की भी हो सकती हैं। फिर इसके बाद हम दारा के पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी देखते हैं कि जब वो होश में आती है तो उसके सामने उसकी माँ थी और आधा हॉस्पिटल ब्लास्ट में खत्म हो गया था। अब सीन कुछ दिन बाद शिफ्ट होता है और टीवी पर खबर चल
चल रही थी, उन सब के बारे में जो कि उस आइलैंड पर हुआ, और उन सबको लोग सुपरनैचुरल और पैरानॉर्मल घटनाओं से जोड़ रहे थे, जो कि बिल्कुल इंडोनेशिया के अंदर हुआ भी था और ये खबरों के अंदर भी आया था। यानी कि ये रियल स्टोरी पर आधारित कहानी बनाई गई है। हो सकता है कि कैरेक्टर्स के नाम बदल दिए गए हैं, लेकिन कहानी बिल्कुल असल थी। अब दारा को यहाँ पर मिरेकल सर्वाइवर बताया जा रहा था, यानी कि यहाँ पर नोआ भी नहीं बच पाया। खैर, हम देखते हैं कि दारा की माँ उसके लिए खाना लेकर आती है और दारा ये देखकर बहुत इमोशनल हो गई थी और अपनी माँ को गले लगाकर वो रोने लगती है और कहती है कि वो उसे दोबारा कभी छोड़कर ना जाए। अब दारा की मॉम वहां से चली जाती है और जब वो दरवाजा बंद करती है तो शॉकिंगली दरवाजे के ऊपर सेम वैसी ही ड्राइंग्स को दिखाया जाता है जैसी हॉस्पिटल के अंदर माला के रूम में थी, और दारा भी सेम वैसी ड्राइंग बना रही होती है। यानी कि शॉकिंगली दारा की बॉडी के अंदर अब माला की स्पिरिट थी, और हम देख पाते हैं कि यहाँ पर वो हमेशा रहने वाली है और माला की स्पिरिट को हमेशा से माँ चाहिए थी, जो कि उसको दारा की माँ के रूप में मिल गई और उसको यहाँ पर दारा की बॉडी के अंदर रहने का मौका मिल गया था। यानी कि वो आज तक हमेशा से ऐसी ही लड़की को ढूंढ रही थी जिसके जरिए वो इस आइलैंड से बाहर निकल पाए। और जब दारा ने अपनी माँ का जिक्र किया तो माला की स्पिरिट ने प्लान बनाया कि वो दारा की बॉडी में छुप जाएगी और उसके बाद में वो यहाँ से बाहर निकल सकती है और माँ का प्यार पा सकती है। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द गोस्ट आइलैंड यानी कि पुलाव हंतु फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इंडोनेशियन रियल गोस्ट आइलैंड फिल्म पसंद आई होगी। असल में माला को शांति तभी मिलने वाली थी अगर माला की माँ उसको दफन कर देती, लेकिन प्रोबेबली उसकी माँ बुढ़ापे से खत्म हो गई होगी और जैसा वो उसके साथ बर्ताव करती थी या फिर उसका पिता भी उसके साथ बर्ताव करता था, तो प्रोबेबली वो उसको भूल भी गई होगी, उसको याद भी नहीं होगा कि उसकी कोई बेटी भी है। तो यहाँ पर देखा जाए तो कभी भी माला की आत्मा को शांति मिलने ही नहीं वाली थी। लेकिन जब उसने दारा से उसकी माँ के बारे में सुना तो उसने उसी पल दारा की बॉडी को पजस करने का सोच लिया और फिर उसने वहां के सिग्नल्स को फिर से स्टार्ट कर दिया और उस आइलैंड को भी बाकी लोगों के लिए विजिबल कर दिया था, ताकि यहाँ पर जब सिग्नल आने लगे थे तो जमाल का मैसेज एक फिशरमैन तक पहुंच गया और वो उस मैसेज की लोकेशन को फॉलो करते हुए उस आइलैंड तक पहुंच गए थे और दारा को बचा लिया गया। यानी कि माला के स्पिरिट ने यह सब दारा के लिए नहीं किया था बल्कि खुद के लिए किया था, और अब माला को माँ का वो प्यार दारा की माँ से मिलेगा जो कि उसे कभी अपनी सगी माँ से नहीं मिल पाया। लेकिन क्योंकि माला उस हॉस्पिटल में रहकर पूरी तरह पागल सी हो गई थी, तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि उसकी स्पिरिट में भी मेंटल इंस्टेबिलिटी होगी और वो दारा की माँ को आगे चलकर हर्ट भी कर सकती है इन केस अगर वो उसको किसी चीज के लिए रोकती टोकती है या फिर कुछ और बोलती है। ऑब्वियस सी बात है कि दारा की माँ को कुछ ही समय में समझ आ जाएगा कि ये उसकी बेटी नहीं है, क्योंकि उसकी हरकतें डिफरेंट होंगी। सो माइट भी यहाँ पर हो सकता है कि जो माला की स्पिरिट है वो दारा के अंदर रहकर अपनी ही माँ को खत्म कर दे और उसके बाद में फिर दुनिया भर के अंदर तबाही भी वो मचा सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म पसंद आई होगी, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सारी की सारी बातें मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी हैं, सारी की सारी बातें बता दी हैं। और रिसेंटली मैंने एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म को एक्सप्लेन किया है जो कि वन ऑफ द बेस्ट बॉडी हॉरर फिल्म है जिसका नाम है अफेक्शन। इनकेस आपने मिस कर दिया है भाई साहब, जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन जरूर चेक करना। साथ ही साथ डेविल्स मार्केट रियल इंडोनेशियन हॉरर भी एक्सप्लेन करी गई है, उसको भी जरूर देखिएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए